का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एस्किमो जनजाति के यंत्र एवं उपकरण, निवास क्षेत्र, इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज एस्किमो जनजाति के बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। हालांकि आर्थिक क्रियाकलाप में कई पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर ली। हमारा एक पॉइंट बचा है आखेट, जिसका अर्थ होता है शिकार करना। तो आज आर्थिक क्रियाकलाप के तहत आखेट के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ एस्किमो जनजाति के समाज एवं संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। एस्किमो जनजाति के वातावरण समायोजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे एवं एस्किमो जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने पर उस एस्किमो जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के तहत आखेट यानी शिकार पर। एस्किमो जनजाति के आखेट को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है एक शीतकालीन आखेट और दूसरा होगा बी बसंतकालीन आखेट। यानी जो शीत ऋतु में शिकार किया जाएगा उसे शीतकालीन आखेट कहेंगे और जो बसंत ऋतु में शिकार किया जाएगा उसे हम बसंतकालीन आखेट कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें शीतकालीन आखेट के बारे में। देखिए, शीतकालीन आखेट सर्दियों के मौसम में किया जाने वाला शिकार। इस मौसम में ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का बहुत अधिक योगदान है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे एस्किमो जनजाति के लिए सील मछली का क्या महत्व होता है। लेकिन उससे पहले हम इनके शिकार की बात करें तो इनके शीतकालीन शिकार को हम दो भागों में बांटते हैं, माऊ पाक और इतुर पाक। ये माऊ पाक और इतुर पाक क्या है? ये गाजर पाक की जैसा कोई हलवा नहीं है, ये इनके शिकार करने की विधियां हैं। शिकार करने की विधि है जिनका नाम है माऊ पाक और इतुर पाक। अब देखिए, इनके नाम से हम थोड़ा सा याद रखने की भी कोशिश कर सकते हैं। माऊ पाक कहीं ना कहीं मां मुंह, तो ये मुंह से हम अंदाजा लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें, हम समझें कि माऊ पाक में शिकार कैसे करते हैं और इतुर पाक में शिकार कैसे करते हैं। तो देखिए, माऊ पाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट करना। यानी शिकार की इस विधि में एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली की प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं कि वो कब आएगी और आकर अपना शिकार करवाएगी। कैसे? वो क्या करते हैं, एक छेद बनाते हैं। देखिए, समुद्र होता है या बर्फीला क्षेत्र होता है, बर्फ के नीचे जो मछलियां रहती है उनको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वो सांस लेने के लिए उस समुद्र में सतह के ऊपर की ओर आती है। बर्फ जमी रहती है तो ऑक्सीजन आना बहुत मुश्किल होती है। इस स्थिति में कुछ समुद्र में उस बर्फ में छोटे छोटे हल्के हल्के छेद बने जाते हैं, जिन छेद के माध्यम से वो सील मछली उस सतह के किनारे बिल्कुल नीचे आकर श्वास लेने का प्रयास करती है। मान लीजिए ये सील मछली है और ये बर्फ की सतह है, ये मछली तैरती हुई श्वास लेने के लिए इस सतह के पास आएगी। मान लीजिए यहाँ कोई हल्का सा छेद है तो यहाँ श्वास लेने के लिए आएगी। यहाँ बाहर एस्किमो उसका इंतजार करते हैं कि वो कब सांस लेने के लिए उस छेद के पास में आएगी। यहाँ दो परिस्थितियां बन सकती है, उस बर्फ में छेद ऑटोमेटिकली हो सकता है या फिर उस बर्फ में छेद एस्किमो जनजाति के लोग जो शिकार करने के लिए आए हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, माऊ पाक में वो शिकार कैसे करते हैं। माना कि ये बर्फ की सतह और यहाँ छेद है तो उस छेद में वो हड्डी का टुकड़ा फंसा देते हैं। ये छेद है, इसमें एक हड्डी का टुकड़ा फंसा दिया। इधर से सील मछली तैरते हुए आएगी और तैरते हुए आकर यहां से सांस लेने के लिए यहां टच करेगी और जब इसे छुएगी तो ये हिलेगी। आप देखेंगे, जब ये सील मछली इस हड्डी के टुकड़े को छुएगी तो ये हिलेगी। ये हिली, यहां बाहर एस्किमो बैठा है,
ये जैसे ही हिलेगी तो उसको पता लग जाएगा कि नीचे मछली आ चुकी है। वो अपने हथियार से, एस्किमो जनजाति का हथियार कौन सा है, कल हमने चर्चा की थी, हार्पून। तो वो अपने हथियार से, जिसका नाम है हार्पून, जो भाले के जैसा होता है, तो जैसे ये मछली आएगी और ये हड्डी का टुकड़ा हिलेगा, बाहर बैठा हुआ एस्किमो अपने हार्पून की सहायता से इस मछली का शिकार कर लेगा। यानी उस मछली के मुंह पे मारेगा सीधा, और उसकी वो जो तीखी नोक होती है भाले की, उसमें वो फंस जाएगी और उसको खींचकर बाहर निकाल लेगा। कांटा जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे कांटे नुमा, उसको तुरंत पकड़ के खींच के बाहर निकाल लिया। तो हम ये समझ सकते हैं सीधा मुंह पर प्रहार करते हैं, यानी वो माउपाक विधि है। या इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं प्रतीक्षा करना, वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करते हैं, और इंतजार करते हुए जब मछली वहां आती है तो वो उसका शिकार कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी का नाम है इतुरपाक। इतुरपाक में क्या करते हैं, 2 छेद बनाते हैं और एक में चारा रखते हैं। देखिए ये बर्फ की सतह है और यहां 2 छेद बनाए गए। एक छेद में चारा, हड्डी का टुकड़ा, जो भी कुछ चीज मछली को आकर्षित करने के लिए है, वो यहां रख सकते हैं। अब क्या होगा, जो सील मछली आएगी वो जैसे ही आकर इसको छुएगी, हिलेगी, तो यहां दूसरे छेद के पास में जो एस्किमो बैठा है वो अपने हार्पून की सहायता से, भाले की सहायता से अंदर डालकर उस मछली का शिकार कर लेगा। तो दोनों में अंतर इतना ही है, इस विधि में एक एस्किमो ही एक अकेला शिकार कर लेता है, वो छेद में हड्डी डालकर रखता है, मछली की प्रतीक्षा करता है, मछली जैसे ही आती है वो उसको हार्पून की सहायता से शिकार करके पकड़ लेता है। और इतुरपाक में 2 छेद बनाते हैं और वहां एक छेद में कुछ हड्डी का टुकड़ा या खाद्य सामग्री फंसा दी जाती है। जैसे ही मछली वहां आती है तो दूसरा एस्किमो उसको सूचना देता है, संकेत देता है, और जैसे ही संकेत मिलता है तो दूसरा हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। यानी ये 2 विधियां माउपाक और इतुरपाक, इस इजी वे में याद रख सकते हैं। माउपाक में सीधा मुंह पर, यानी एक अकेला व्यक्ति करेगा, और इतुरपाक में 2 व्यक्ति मिलकर उसका शिकार करेंगे। 2 छेद बनाएंगे, एक छेद पर जब मछली आएगी तो दूसरे छेद की ओर इशारा किया जाएगा, संकेत किया जाएगा, और फिर दूसरे छेद से हार्पून की सहायता से उसका शिकार कर लिया जाएगा। आइए बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। तो देखिए बसंतकालीन आखेट जो होगा, यानी बसंत ऋतु में जो शिकार किया जाएगा, उस शिकार को कहेंगे उतोक। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज का हो सकता है कि बहुत अजीब और अटपटे नाम आपके सामने आ रहे हैं, इतुरपाक, माउपाक, कार्मिक, अनोहा, उतोक। तो आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप जैसे नोट्स तैयार कर रहे हैं अपनी कॉपी में, एक एक पॉइंट्स को लिख रहे हैं, जब आपका पाठ पूरा हो जाता है, उस पाठ के पूरा करने के बाद ऐसे जितने भी शब्द आते हैं उन सारे शब्दों को एक साथ उनके अर्थ सहित अपने नोट्स में लिखेंगे, ताकि इजी वे में कठिन शब्द एक जगह आप लिख सकेंगे, और जब परीक्षा का समय आएगा या पढ़ने की दृष्टि से आप लोगों को ये सारे डाटा एक जगह मिल जाएंगे, तो आसानी से याद हो जाएंगे। हालांकि क्लास में मैं आपको दिखाता हूं ऐसे कठिन शब्द, फिर भी आप कोशिश करेंगे, अभी जब घर पर बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इतने जो कठिन शब्द आते हैं उनको एक साथ एक जगह लिखें, वो शब्द का नाम लिखें, उस शब्द का अर्थ लिखें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आइए पुनः बात करते हैं, इस बसंतकालीन शिकार को उतोक कहते हैं। अब देखिए बसंत जो मौसम है, मार्च के आसपास का महीना, सर्दी हल्की कम हो जाती है, गर्मी आने लग जाती है, धूप आने लग जाती है, और हम सभी जानते हैं कि उस समय धूप हमें सुहाती है, अच्छी लगती है। तो जिस प्रकार मनुष्य विटामिन डी लेता है, उसी प्रकार उस सील मछली को भी विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मछलियां इस बसंत ऋतु में धूप सेकने के लिए समुद्र के नीचे तल से बाहर आती है, तब एस्किमो लोग इनका शिकार करते हैं। अब इसमें शिकार वो कैसे करेंगे, कुत्तों की सहायता से शिकार करेंगे। अपने कुत्ते जो अपने साथ रखते हैं उनको छोड़ देते हैं, वो कुत्ते उनके पीछे दौड़कर अगर वो सतह के बाहर है तो वो उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर वो पानी की सतह के अंदर चली जाती है तो चमड़े की नाव, जिसका नाम हमने कल पढ़ा था कया,
इस चमड़े की नाव की सहायता से भी वो इन मछलियों का शिकार बसंत ऋतु में करते हैं। नाव की सहायता से उस पानी में आगे बढ़ते जाते हैं, उनके हाथ में हार्पून होता है, उनका भाला होता है, और जैसे ही मछली पर नजर गई और तुरंत वो भाला फेंक कर उस मछली का शिकार कर लिया जाता है। इसके बाद इनके अलावा और क्या शिकार करते हैं? कैरिगो। हमने बात की है, कई बार ये शब्द सामने आया। कैरिगो का अर्थ होता है 12 सिंगा। तो कैरिगो का शिकार धनुष और बाण से वो करते हैं। और खरगोश, बतख, चिड़िया, इनका शिकार वो हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। यानी इनके अलावा कैरिगो का शिकार भी वो किया जाता है। सील मछली के अलावा खरगोश का शिकार करते हैं, बतख का शिकार करते हैं, चिड़िया का शिकार करते हैं। तो स्पष्ट हो जाए, इतुर पाक और माऊ पाक के बारे में हमने अभी चर्चा की। और उतोक क्या है? उतोक में सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है और बाहर आने पर वो उसका शिकार कर लेते हैं। यानी वो धूप जो है उस मछली को बाहर बुलाती है, वो मछली बाहर जाती है और उसका शिकार हो जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आइए, शिकार के बाद अब हम चर्चा करते हैं परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। एस्किमो के जीवन में सील मछली का महत्व समझाइए। या प्रश्न यूं भी हो सकता है, एस्किमो जनजाति के लिए सील मछली का क्या महत्व है? या फिर यह हो सकता है कि एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली को अधिक महत्व क्यों देते हैं? तो इसका आंसर होगा, कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि एस्किमो के जीवन में बाकी मछलियों की अपेक्षा सील मछली का प्रयोग ही ज्यादा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, हमने चर्चा की थी कि एस्किमो जनजाति कच्चा मांस खाती है। और कच्चा मांस किसका खाती है? तो सबसे पहला नाम हमारे पास आया था सील मछली। यानी एस्किमो के लिए सील मछली भोजन हेतु मांस उपलब्ध करवाती है। तो भोजन के लिए इस सील मछली का बहुत अधिक महत्व एस्किमो जनजाति के जीवन में है। इसके बाद बात करें तो ईंधन हेतु जलाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए, देखिए वो चर्बी अन्य जंतुओं की अपेक्षा, अन्य मछलियों की अपेक्षा अधिक देर तक जलती है। क्योंकि हम जानते हैं एस्किमो जनजाति के लोग ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, तो वहां सर्दी ज्यादा होती है, इसलिए ऊष्मा प्राप्त करने के लिए उनको गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो चर्बी को जलाते हैं और वो अधिक देर तक जलती है दूसरी चर्बियों की अपेक्षा। इसलिए चर्बी को जलाना ज्यादा पसंद करते हैं और अधिक ताप देती है। इन दोनों कारणों के कारण एस्किमो ईंधन के लिए सील मछली का अधिक उपयोग करते हैं। इसके बाद कपड़े बनाने हेतु खाल, मछली की खाल को कपड़े बनाने के काम में भी एस्किमो जनजाति के लोग लेते हैं। इसके बाद तंबू बनाने के लिए हमने बात की थी कि गर्मियों के मौसम में ये लोग अपने मकान, जिसको हमने इग्लू कहा था, तो इग्लू को छोड़कर ये गर्मियों में टेंट बनाकर, तंबू बनाकर रहते हैं। तो वो तंबू जो बनाते हैं वो सील मछली की खाल से बनाते हैं। तो तंबू बनाने के लिए भी सील मछली की खाल बहुत उपयोगी होती है। इसके बाद स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां, हालांकि हमने चर्चा की स्लेज गाड़ी जो बनाई जाती है वो वालरस यानी सी लॉयन नामक मछलियों के हड्डियों के ढांचे से बनाई जाती है, लेकिन उस मछली के ढांचों के अलावा सील मछली की हड्डियों के माध्यम से भी स्लेज गाड़ी का निर्माण किया जाता है। इसलिए इस स्लेज गाड़ी को बनाने के लिए सील मछली की हड्डियां बहुत उपयोगी होती है। इसके बाद धागे के रूप में तांत, सील मछली से जो उसकी तांत प्राप्त होती है, अंदर जो नस नाड़ियां या उसकी चर्बी को पतला पतला करके काटकर वो जो तांत मिलती है, वो तांत भी धागे के रूप में ये लोग काम में लेते हैं। तो यदि हमारे बोर्ड में ऐसा प्रश्न आता है तो इन पॉइंट्स को लिखने पर हमारा ये आंसर सही हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि एस्किमो के जीवन में सील मछली का क्या महत्व है, भोजन के लिए महत्व है, ईंधन के लिए महत्व है, कपड़े और तंबू बनाने के लिए इनकी खाल का महत्व है, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए इसकी हड्डियां काम में आ रही है और धागे के रूप में इसकी तांत काम में आ रही है। देखिए,
शिकार करके एस्किमो मछली को लेकर आता है, सील मछली को अपने घर पर, और उसका कितना उपयोग कर रहा है। अब देखिए, भोजन भी उसका काम में आ रहा है, उसकी चर्बी जलाने के भी काम में आ रही है, उसकी खाल को कपड़े भी बनाने के, तंबू बनाने के काम में भी आ रहा है, फिर उसकी हड्डियां बच गई तो उससे स्लेज गाड़ी भी बनाई जा रही है, फिर उसकी टांग बच गई तो उसका धागा भी बनाया जा रहा है। यानी एस्किमो उसका कितना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं। एक मछली लाए, उसका सारा उपयोग कर लिया। जैसे मारवाड़ी आदमी, मैं आपको क्लास में सुनाता हूं ना कि मारवाड़ी आदमी जो होता है ना, वो हर चीज का बहुत बढ़िया उपयोग करना जानता है। कैसे? पैंट लाते हैं, पहनते हैं, छोटी हो गई काट के कैपरी बना ली, उसके बाद और छोटी हो गई काट के हाफ पैंट बना ली, उसके बाद और फट गई या और छोटी हो गई पोछा बना लिया, और छोटा हो गया बिस्तर में डालने के लिए हमने ले लिया। मतीरा अभी खरबूजे चल रहे हैं मार्केट में, वो तरबूज लेकर आते हैं, तरबूज को काट के उसको खा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो पीछे का हिस्सा गिरी बच गई छिलका से उसको काट के सब्जी बना लेते हैं, और जो मतीरे के बीज होते हैं उनको सुखा देते हैं, और 2-5 दिन 10 दिन बाद में उनको बेचकर, बीजों को बेचकर पैसे लाते हैं, उस पैसे से नया तरबूज खरीद लाते हैं। तो कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, बेहतरीन उपयोग। यही तो है संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना। तो सील मछली का बेहतर उपयोग करते हुए, इसलिए एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का बहुत अच्छा उपयोग होता है। अब देखिए, एस्किमो जनजाति के सामाजिक स्तर का मापदंड क्या है। हम और आप जिस समाज में रहते हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा, पैसों की दृष्टि से मानते हो, भाई उसके पास तो इतने रुपए हैं, बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास रुपए कम है, ये तो छोटा आदमी है। हम पैसों की दृष्टि से कई बार लोगों का सामाजिक स्तर तय करते हैं, वो बड़ा और वो छोटा। उम्र की दृष्टि से करते हैं, भाई ये बड़ा है ये छोटा है। तो इस एस्किमो जनजाति का सामाजिक स्तर मापने का क्या तरीका है, इनमें कैसे पता लगता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इनका सामाजिक मापदंड, स्तर मापने का मापदंड जो है वो है रेंडियर। कल हमने बात की थी, एक जानवर होता है जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, रेंडियर। जिस एस्किमो के पास सबसे ज्यादा रेंडियर है वो सबसे बड़ा है, और जिसके पास कम रेंडियर है वो छोटा है। तो रेंडियर जो है वो एस्किमो जनजाति के मापदंड का आयाम है। एस्किमो जनजाति के सामाजिक स्तर को मापने के लिए रेंडियर की संख्या को देखा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं एस्किमो जनजाति के समाज एवं उनकी संस्कृति के बारे में, कि उनका समाज कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनके रीति रिवाज क्या है, उनका सामाजिक जीवन स्तर कैसा है, समाज में कैसे रहते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये लोग छोटे समूह में निवास करते हैं, यानी छोटे छोटे समूह में ही ये लोग रहना पसंद करते हैं, और वहां भी घुमक्कड़ एवं आदिम जीवन जीते हैं। घुमक्कड़ घूमते रहते हैं, यानी आज यहाँ कल कहीं, परसों और कहीं, कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से बसेंगे, उसके बाद किसी दूसरे स्थान पर ये लोग चले जाते हैं। तो वो घुमक्कड़ और आदिम, पुराने अनुरूप जीवन जीना, आधुनिक जीवन नहीं जीते, आदिम जंगली जीवन जो जीना पसंद करते हैं, इसलिए घुमक्कड़ और आदिम जीवन जीते हैं। इसके बाद इनका जो समाज है वो पितृवंशीय समाज होता है, यानी पिता के नाम से इनका परिवार संचालित होता है। इन जनजाति में, इस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। बहुपत्नी प्रथा यानी एक से अधिक पत्नियां रखना। तो एक से ज्यादा पत्नियां ये एस्किमो जनजाति के लोग रखते हैं। इसके बाद ग्रीष्म काल में उत्सव व समारोह, देखिए सर्दी की ऋतु जो होती है, बर्फीले क्षेत्रों में शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इस वजह से वो अपने घरों में ज्यादातर रहना पसंद करेंगे, बाहर बहुत कम आएंगे। भोजन की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, शिकार करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, उसके अलावा बाहर नहीं आते। तो गर्मियों के मौसम में ये अपने जीवन में अनेक सारे उत्सव, त्योहार, समारोह आयोजित करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, एंजॉय लेते हैं। ये लोग जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। इनकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण, एल्यूट भाषा। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, एस्किमो जनजाति की भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा एस्किमो जनजाति की भाषा एल्यूट भाषा है। इसके बाद देखिए बहुत संवेदनशील मैटर एस्किमो जनजाति के जीवन का। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े एवं अशक्त व्यक्ति
आत्महत्या कर लेते हैं। यानी बहुत ज्यादा जब सर्दी पड़ती है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि भोजन करने के लिए, खाने के लिए उनके पास कोई भी खाद्य सामग्री नहीं है, उस स्थिति में जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है और जो अशक्त यानी जिनकी जो अपना खुद का कार्यक्रम, कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकते, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे उनको हैंडीकैप, दिव्यांग कह सकते हैं, वो लोग, बूढ़े और अशक्त जो लोग हैं, वो इस स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? भाई भोजन की कमी वैसे ही है, जितना भोजन जुटाकर ये लोग लेकर आएंगे उसका हिस्सा करना पड़ेगा परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं। तो बूढ़े और अशक्त व्यक्ति है वो इसलिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं कि भोजन का हमारे लिए हिस्सा नहीं निकालना पड़ेगा, इन लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। तो इसलिए कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए ये लोग छोड़कर चले जाते हैं अपने परिवार को, ताकि ये लोग आराम से रह सके। तो भोजन की कमी होने पर शीत ऋतु में बूढ़े और अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये था इनका समाज और संस्कृति। आइए बात करते हैं एस्किमो जनजाति के वातावरण समायोजन के। किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेना, उसके अनुरूप ढाल लेना, ये एस्किमो जनजाति की बहुत बड़ी विशेषता है। वो जिस वातावरण में निवास करती है उस वातावरण में अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेती है। कैसे? कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें कि ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और ठंडे प्रदेशों में रहने के बावजूद ये अपने मकान बर्फ से बनाते हैं। देखिए सर्दी है, ठंड है, फिर भी बर्फ के बने मकानों में रहते हैं ताकि उस वातावरण के अनुरूप वो रह सके, उस वातावरण में अपने आप को समायोजित कर सके। वहां उनके पास साधन नहीं है, जो सीमित संसाधन है उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां गाड़ी बनानी है उनको, उस बर्फ पर चलने के लिए, सामान को ले जाने के लिए, तो उन्होंने स्लेज गाड़ी बनाई। अब स्लेज गाड़ी बनाने के लिए अनेक सारे उपकरण चाहिए, नहीं मिले, तो मछलियों की हड्डियों की सहायता से उन्होंने गाड़ी का निर्माण कर लिया। यानी उस वातावरण में जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया। बर्फ पर सूर्य के प्रकाश की चमक से बचने के लिए आंखों पर कवच बनाते हैं। यानी जब बर्फीला चारों तरफ क्षेत्र है और सूर्य का प्रकाश जब वहां तेज पड़ता है तो उसका जो प्रकाश वापस रिटर्न होता है वो आंखों को चुभता है। उससे बचने के लिए उन्होंने आंखों पर कवच, कवच का अर्थ है चश्मा, उन्होंने चश्मे भी बना लिए। अब चश्मे कैसे बनाए होंगे? जो मछलियां हैं उनकी खाल के माध्यम से किसी भी प्रकार का ऐसा बनाकर और छोटे छोटे छेद कर लिए होंगे ताकि उनको दिख भी अच्छे से जाता है और वो प्रकाश उनकी आंखों को सीधा प्रभावित भी नहीं करता है। तो उस वातावरण में रहने के लिए उनको जो सुविधाएं मिल रही है उनके अनुरूप अपने आप को ढालकर उस वातावरण में रहने के लिए खुद को समायोजित करने की एस्किमो जनजाति के पास ये एक कुशल विशेषता है। इसके बाद बात करें आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान परिस्थिति में आधुनिक संस्कृति से एस्किमो जनजाति का संपर्क होने के बाद एस्किमो जनजाति पर क्या प्रभाव पड़े हैं? तो 1960 के दशक से अमेरिका और यूरोप के लोगों से इनका संपर्क बना। अमेरिका और यूरोप के लोग इनसे मिलने लगे। तो उसे देखिए, व्यक्ति का एक नियम है, जब वो किसी से मिलता है तो उस व्यक्ति के किसी ना किसी गुण से प्रभावित होकर वो अपने आप के जीवन में उतारना चाहता है। जैसे आप भी करते हैं ना, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, अरे यार उसने आज हीरो ने ऐसी वाली शर्ट पहनी थी, मैं भी ऐसी पहन के देखूंगा, वो इसने ऐसे सैंडल खरीदे, ऐसी कटिंग बनवाई, मैं भी बनाऊंगा, ऐसी दाढ़ी रखी है, मैं भी रख के देखूंगा। लड़कियां इस मामले में बहुत ज्यादा करती है, फॉलो करने का काम। वैसे ही जब ये अमेरिका और यूरोप के लोगों से संपर्क में आए तो उन लोगों को देखकर इनके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए? कि शिकार में बंदूक आ गई। पहले इनके पास शिकार के लिए हारपून होता था, आजकल कुछ लोग हो सकता है हारपून से शिकार करते हैं, लेकिन जिनके पास साधनों की अभिवृद्धि हुई, जिनके पास साधन बढ़ते गए, उन्होंने शिकार के लिए बंदूक का उपयोग करना शुरू कर दिया। कयाक जो उनकी नाव होती थी, उस नाव की जगह मोटर चालित नाव, जो मोटर से चलती हो, इंजन वाली नाव,
उसका उपयोग शुरू कर दिया। स्लेज जो उनकी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है, उसकी जगह स्नो स्कूटर, बर्फ पर चलने वाला स्कूटर, उस स्कूटर का उपयोग भी इस जनजाति के लोगों ने शुरू कर दिया। और अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से कनाडा, अलास्का में इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार जो है वो भी इस जनजाति के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। जैसे भारतीय सरकार द्वारा भारतीय जनजातियों के लिए सुविधाएं दी जाती है, ठीक इसी प्रकार अमेरिका की सरकार द्वारा भी एस्किमो जनजाति के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं, भरण पोषण की सुविधाएं दी गई, जिसके माध्यम से इस जनजाति का अच्छा विकास हो रहा है और वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इनका जीवन स्तर सुधर कर आधुनिकता की ओर आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2, 4, 5 दशक में शायद ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि एस्किमो जनजाति केवल इतिहास में हमें पढ़ने के लिए ही मिले, रहने वाले वास्तव में एस्किमो जनजाति के लोग कागजों में रह जाएंगे। वो लोग आधुनिक जीवन के रूप में, आधुनिक लोगों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और उस आदिम घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर आधुनिक संस्कृति के साथ रहना सीख जाएंगे। तो एस्किमो जनजाति के बारे में पूरा विस्तार से पिछले 2-3 वीडियो में हमने एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है, जाना है, समझा है। आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से लिखा होगा। आप अच्छे हैंडराइटिंग में इन पॉइंट्स को जमा कर अच्छे से लिखें। मैंने बताया कठिन शब्द जितने भी आए उनको आप अलग से लिखें, उनका अर्थ उनके सामने लिखें। 1-2 दिन में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मैं प्रदान करूंगा, तो उसके माध्यम से मैं चेक करूंगा कि आपने कितना लिखा है और किस प्रकार से लिख रहे हैं। आइए अगली क्लास में हम जुड़े, उससे पहले आप लोग इसकी तैयारी करें। तब तक थैंक यू।